बहुत सुंदर भाषा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हिंदी ये राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रभाषा का निर्णय कभी हुआ ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं, अभी इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे हिंदी भाषा है, वैसे ही मराठी भाषा है, वैसे ही तमिल भाषा है, वैसे ही गुजराती भाषा है, इस राष्ट्र की भाषा है, ये सारी भाषाएं हैं। लेकिन आपके प्रदेश में आपके लोगों को कुछ मेरी बातें समझानी है, इसलिए मैं आज हिंदी में भाषण करूंगा। कुछ गलतियां हुई तो समझ लेना। मैंने उनसे कुछ सवाल मांगे थे कि भाई आपके मन में क्या क्या सवाल है, वो एक बार मुझे लिख के दे दे, ताकि मैं उन सवालों के ऊपर मैं कुछ बात कर सकूं। जो भी कुछ सवाल आए हैं मुझे कि वो रेलवे एग्जाम के वक्त जो यहां पे हुई मारपीट हुई, जो फेरी वाले हैं उनको भी इसी चीज का सामना करना पड़ा हमारे लोगों से। मुझे लगता है कि एक पहली बार हम लोग हमारा देश समझ ले कि हमारा देश हमारी देश की घटना क्या है, हमारा देश कहता क्या है, हमारे देश के कानून क्या है। वो एक बार अगर हम लोग समझ ले तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें समझने के लिए बहुत आसान रहेगी। लोग कहते हैं कि राज ठाकरे और उसके पार्टी के लोग जो हैं, उनके महाराष्ट्र सैनिक जो है, वो संविधान का अपमान करते हैं। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है। वो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट जो है, उसके बारे में कहते हैं। मुझे लगता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हम लोग बस एक हवा में बात करते हैं कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा वो नहीं कहता। अगर वो कायदा अगर आप पढ़ ले ठीक से, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आना है, अगर आप आते हो तो आने के वक्त आपको पहले पुलिस स्टेशन में आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, किस काम से आए हैं, आप कहां रहने वाले हैं, आपको अगर जॉब मिली है तो किसने आपको जॉब दी है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। ये सारी चीजें उसमें दी है। हम लोग सिर्फ एक ही बात पकड़ते हैं कि एक राज्य से निकले लोग और दूसरे राज्य में चले गए। ऐसे नहीं होता। जो असली तकलीफ जो है वो यहां से शुरू होती है। मैं जो हर वक्त कहता हूं, आज देखिए, मैं आज आपके सामने मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं आया हूं। मैं मेरी भूमिका जो है, जो मेरी भूमिका पहले से थी, वो सिर्फ आपको हिंदी में बताने के लिए आया हूं। एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा वाक्य है उनका, अब्राहम लिंकन का, कि कभी क्लैरिफिकेशन मत देना, क्योंकि जो आपके ऊपर प्यार करते हैं वो क्लैरिफिकेशन की मांग नहीं करते, और जो आपसे नफरत करते हैं वो क्लैरिफिकेशन सुनते ही नहीं आपका। तो क्लैरिफिकेशन क्यों देना है? लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं, वो मुझे लगता है कि हमें एक बार देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं आज महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र की आज अगर जनसंख्या देखी जाए तो महाराष्ट्र की जनसंख्या है 13.5 करोड़। बहुत सारे लोग आज
बाहर के राज्यों से महाराष्ट्र में आते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आते हैं। मैं कुछ कोट्स लेके आया हूं। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके कुछ कोट्स लेके आया हूं मैं। वो 2 कोट्स मैं आपके सामने में पढ़ता हूं, उससे आपको मैं क्या कहने वाला हूं या मैं क्या सोचता हूं इसका पता चल जाएगा आपको। ये है अपने पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का कहना, ये उनका स्टेटमेंट है कि यह भूमिपुत्र मुद्दा आज का नहीं है। 1938 में पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी ने भूतपूर्व राष्ट्रपति बिहार का सर्वे किया था और एक रिपोर्ट लिख के उन्होंने वह कांग्रेस कार्य समिति के सामने रखा था। उस रिपोर्ट में राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, हम जहां रहते हैं उसी क्षेत्र में हमें काम मिले, यह अच्छा स्वाभाविक है, उसे हम टाल नहीं सकते और उसके लिए नियम बनाना, अगर वही नियम सभी राज्यों को हो, कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ही है। राजेंद्र प्रसाद जी आगे लिखते हैं, यही उचित होगा कि किसी प्रांत के स्थानिक लोगों को वही रोजगार और शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो। स्थानिक लोगों की ऐसी मांग हो तो हम टालना नहीं चाहते और वह हम कर भी नहीं पाएंगे। स्थानिक लोगों की इच्छा को सम्मान देना चाहिए। दूसरा कोट है इंदिरा जी का, लोकसभा का। लोकसभा में उन्होंने जो कहा था वो कोट है और उन्होंने कहा था कि यह सही है कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, काम कर सकता है, फिर भी अगर बहुत भारी संख्या में अगर बाहर के लोग काम करने हेतु आएंगे तो संघर्ष तो होगा ही, उस राज्य में संघर्ष तो होगा ही। मैं इस पे कुछ नियम बनाने के पक्ष में नहीं हूं, फिर भी इसमें कुछ संतुलन बनाना चाहिए और किसी भी हालत में स्थानीय लोग रोजगार से वंचित न हो, यह देखना चाहिए। मैं जो कहता हूं इससे अलग क्या कह रहा हूं मैं? अगर महाराष्ट्र में रोजगार उपलब्ध है तो महाराष्ट्र के जो युवक है, युवती जो है, उनको यहां पे पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। इसमें कोई गलती है क्या? कल अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री जाती है, उद्योग आते हैं, तो पहला प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, वहां के युवाओं को मिलना चाहिए। अगर बिहार में इंडस्ट्री जाती है तो पहला प्रेफरेंस उनको मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? देखिए, ये देश है, इस देश के हम लोग सब राज्य बोलते हैं, हम लोग कहते हैं। मैंने एक बार कहीं एक भाषण में कहा था कि भारत एक यूरोप जैसा है। अगर हर प्रांत की भाषा देखी जाए तो अलग है, हर प्रांत का अगर पहराव देखा जाए, कपड़े अगर देखे जाए वो अलग है, संस्कृति अलग है, खाने पीने की बातें अलग है। तो ये जो भारत है, ये भारत भी यूरोप जैसा है। वहां पे भी एक अलग अलग राज्य है, जिससे अभी इंग्लैंड बाहर निकला वो बात अलग है, लेकिन अलग अलग राज्य है, उनकी करेंसी एक है। भारत भी वैसा ही है। जिसे हम लोग राज्य कह रहे हैं वो असलियत में एक एक देश है, जिसे बांधा हुआ है, जिसे हम लोग भारत कह रहे हैं। पहली गलती तो वहां पे है जहां पे उत्तर प्रदेश के राजनेता जो है वो आपके यहां पे उद्योग ना ला सके। बिहार के जो राजनेता है वो वहां पे उद्योग ना ला सके। अगर ठीक से हम लोग सोचे तो देखिए कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से कम 70 से 80% प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी उत्तर प्रदेश, राजीव गांधी उत्तर प्रदेश, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी।
ये जो बातें हैं, ये जो सवाल है, आप ये जो मुझे पूछ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री के लिए आपको हमारा क्षेत्र चलता है, लेकिन हमारे यहां पे जो युवक है, हमारे यहां के जो लोग हैं, वो बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? इसका किसी के पास जवाब नहीं है। मैं अगर मेरी महाराष्ट्र के मेरे युवकों को, जो युवक है महाराष्ट्र के, जो लड़के हैं लड़कियां जो है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में पहला प्रेफरेंस मेरे मराठी लोगों को मिलना चाहिए। अगर उसमें से बचे तो बाहर के लोग आके वो नौकरी कर सकते हैं। किसी भी राज्य में हम लोग जाएं तो मुझे लगता है कि उस राज्य का मान रखना चाहिए। पहले उस राज्य की भाषा सीखनी चाहिए। जब परदेश जाते हो तो क्या करते हो? हिंदी में बात करते हो, उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो शुरुआत तो मुझे लगता है कि यहां से शुरू होती है। अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जो महाराष्ट्र में जो हुआ, उसका चित्र जो देश भर खड़ा किया, खास करके दिल्ली में बैठे हुए मीडिया के लोग, तो जो बाकी राज्यों में हुआ उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक गोवा के मंत्री थे, आई थिंक नाइक, रवि नाइक। वहां पे बिहार से गोवा एक ट्रेन शुरू कर रहे थे, एक रेलवे शुरू कर रहे थे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि हमें भिखारियों की ट्रेन यहां पे नहीं चाहिए। तब किसी को अपमान नहीं लगा, तब किसी का खून नहीं खौला, तब मीडिया वालों ने कुछ सवाल नहीं पूछे। आप हिस्ट्री देखिए, अगर आसाम में देखेंगे, यहां तो कुछ नहीं हुआ। अगर आसाम में देखेंगे तो आसाम में तो बिहारियों के उनकी गर्दन काटी गई थी, उनको मार डाला था। एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे आसाम में हुआ था कि बिहारियों को हटाओ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी कोई मीडिया के लोग, पत्रकार कोई बात करना नहीं चाहते। एक बार वो अर्नब गोस्वामी, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने शुरू कर दिया, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के